नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतना झा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, तथाकथित फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi Mi 10T Pro 5G के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में सब कुछ। आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं और क्या ये एक लेने लायक स्मार्टफोन है या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त से बढ़िया वाले सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो दोस्तों, ये जो है Mi 10T Pro 5G इनकी Mi 10 सीरीज में लेटेस्ट एडिशन है। और सबसे पहली चीज जो इस फोन को हाथ में लेते ही आपको महसूस होती है वो ये कि भाई एक बड़े वाला फोन है, बड़े वाला। और मतलब सही में एक चंकी सा बड़ा सा फोन फील होता है ये। बेजल्स इसमें भले ही छोटी है बट इसका वेट बिल्कुल भी छोटा नहीं है। ये 218 ग्राम्स वे करता है, 9.3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम दे रखा है, ग्लास फ्रंट है सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। और ऐसे ही सिमिलरली इसमें ग्लास बैक भी दे रखा है। जो कैमरा पंप है बैक पे यार वही असली बड़ी वाली चीज है, बहुत ही बड़ा उठा हुआ है। इवन अगर आप Note 20 अल्ट्रा से इसको कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का कैमरा पंप है बैक पे। और 3.5mm जैक यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा है। ओवरऑल ये कोई उतना बड़ा भी ह्यूमंगस सा फोन तो नहीं है बट स्टिल बड़ा फोन है। और हैंडी तो भाई किसी मामले में भी नहीं है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो वो जो कैमरा बम्प है ना बैक पे यार, वो थोड़ा खलेगा आपको। आप इसको किसी सरफेस पे फ्लैट रखेंगे तो भी वो बहुत ज्यादा रॉक करेगा और भाई स्क्रैच लग जाएंगे अगर इसको बिना केस या कवर के यूज करेंगे। तो इसको लेते ही इस पे इमीडिएटली आप एक बढ़िया सा केस लगाए ताकि ये जो कैमरा बम्प है इतना उठा हुआ है ये इतना उठा हुआ ना रहे और ये लंबे समय तक बचा रहे। और इसके अंदर राइट हैंड साइड पे ही पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। अब भाई फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करने में एक मुझे छोटी सी दिक्कत महसूस हुई, वो ये कि इसको ना जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर को दबा के रखने पे फिर एक और बार टैप करना पड़ रहा था तब वो अनलॉक हो रहा था। डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप उसको लॉन्ग प्रेस अगर करके रख रहे हैं तो अनलॉक होते के साथ खुले। वो चीज यहाँ पे मेरे को चीज नहीं दिखाई दी। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर के साथ चीज फिक्स की जा सकती है बट एक छोटी सी माइनर चीज जो कि अनलॉकिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा स्लो महसूस करवाती है। तो ऐसी चीज है जो कि ठीक होनी चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसका एक ऑप्शन भविष्य में आ भी जाए। बात की जाए अगर इसकी डिस्प्ले की तो एक मेजर कंसर्न होता है सारे बायर्स के लिए। एक फ्लैगशिप फोन होने के बावजूद Xiaomi ने यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी है जो कि बहुत सारे यूजर्स को खलेगा। डिस्प्ले एक IPS LCD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और इसमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी है जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है जिसको हम और डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। HDR10+ कंप्लायंट डिस्प्ले है, मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है 650 निट्स तक जो कि ज्यादातर फ्लैगशिप एमोलेड डिस्प्ले से कम ही है। और एक 6.67 इंच का बड़े वाला पैनल है। कलर्स जो थे वो बहुत ही सही थे। मैं ये कह सकता हूं कि LCD डिस्प्ले होने के बावजूद इसमें कलर्स में कहीं कमी नहीं थी। कलर रिप्रोडक्शन मुझे बहुत हद तक सही लगी और कलर्स काफी हद तक सैचुरेटेड और वाइब्रेंट थे। अब भाई वो एमोलेड वाले डीप ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे बट स्टिल जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था डिस्प्ले यूज करने का वो काफी हद तक सही था। 144 हर्ट्ज काफी सही है बट यहाँ पे एक बहुत बड़े वाला बट आता है, वो ये है कि अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होने की वजह से अगर आप इसको जैसे यूज कर रहे हैं तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस में रिफ्रेश रेट एक्चुअली में कम हो जाता है, 30 या 60 तक भी चला जाता है। तो जब वो कम होता है और उसके बाद अचानक से आप कहीं और बाहर आते हैं तो कई बार वो जो चेंज है ना 30 से 144 का वापस वो बड़ा जैंकी सा है, एकदम हिला डुला सा। तो एक्चुअली में वो फोन लैग नहीं कर रहा, वो बस 30 से 144 पे जा रहा है बट वो देखने में स्टटर जैसा लगता है और वो बुरा सा लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है यार ये फोन तो अटक रहा है, इतने पैसे देके इतना फ्लैगशिप फोन लिया ये भी अटक रहा है। तो वो एक एक्चुअली में सॉफ्टवेयर का इशू है। वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर साइड में फिक्स नहीं किया जा सकता, इसको फिक्स किया जा सकता है। और अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं डिस्प्ले के मामले में वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। बट सच बोलूं तो यार एमोलेड डिस्प्ले की बात अलग ही होती है। अंधकार में लो ब्राइटनेस में वीडियो देखने का मजा सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है। तो यार उस चीज के लिए भी लोग ले लेते हैं। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़े वाला कंसर्न होता है लोगों का, कई लोगों को पता होती है बात, कई लोगों को नहीं पता होती। जो ऐसी डिस्प्लेस होती हैं उनमें दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है डीसी डिमिंग और एक होता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो अब जिस स्मार्टफोन डिस्प्ले में PWM होता है ना भाई, उसमें सबको तो सरदर्द नहीं होता उसको देख के बट कुछ पर्टिकुलर जनता को PWM टाइप की डिस्प्ले यूज करने में सर में दर्द हो सकता है। तो अगर आप उस माइनॉरिटी जनता में से एक हैं तो हो सकता है कि जब आप Mi 10T Pro 5G इस्तेमाल करें तो आपको
माथा ठनकने लग जाए। तो ये चीज़ संभव है। इसका ऐसा कोई इलाज नहीं होता, इसका इलाज बस ये होता है कि ऐसा फ़ोन ना लो जिसके अंदर PWM स्टाइल की डिस्प्ले है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि सामने खुलने में पता भी नहीं चलती, इसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है कि अच्छा इस फ़ोन में DC डिमिंग स्टाइल की डिस्प्ले है, इस फ़ोन में PWM स्टाइल की डिस्प्ले है, और वो काफ़ी रिसर्च वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसमें पैनल यूज़ किया गया काफ़ी अच्छे रिफ्रेश रेट वाला पैनल है, तो इसमें इश्यूज उतने ज़्यादा आते नहीं है। मुझे पर्टिकुलरली या मोस्टली जिन भी लोगों ने, जिनको मैं जानता जिन्होंने ये फ़ोन यूज़ करा, उनको पर्टिकुलरली ऐसे कोई सरदर्द वाली प्रॉब्लम नहीं हुई, बट कुछ बहुत ही माइनर 1% या 2% जनता को ये दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन लेने जाते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसमें कुछ अच्छा फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ होगा। तो प्राइस में पहले कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई ये कोई बहुत ही ज़्यादा महंगा भी फ़ोन नहीं है। 39,999 पे अभी ये फ़ोन चल रहा है Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ, 8GB रैम के साथ, 256GB स्टोरेज के साथ। तो काफ़ी हद तक सही स्टोरेज भी UFS 3.1 स्टाइल की स्टोरेज है, काफ़ी अच्छी रीड राइट स्पीड है उसकी। इसका एक 256GB स्टोरेज वाला भी मॉडल आता है, और स्नैपड्रैगन 865 को तो यार जनता इतने सारे फोन्स में अब तक देख चुकी है, तो आपको ये आइडिया होगा कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक अच्छी है। और मेरे को भी पर्टिकुलरली लगा कि बहुत सारे हैवी ऐप्स में भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर आप गेमिंग की बात करो तो PUBG जैसे गेम को हम इस पर चला रहे थे, अभी भी चला रहे भाई, निहायत ढीठ लोग हैं यार, बहन कर दिया सरकार ने, अभी चला रहे। तो PUBG को हम इस पर चला रहे थे तो HDR और एक्सट्रीम पे चल रहा था, और गेमिंग परफॉर्मेंस तो सही आ रहा था, बट यहाँ पे भी एक और बट आ गया। वो दिक्कत ये है कि अगर आप इस फोन पे ज़्यादा देर तक गेमिंग कर रहे हैं, और वो भी HDR एक्सट्रीम टाइप की सेटिंग पे, तो आपको एक दिक्कत महसूस होगी। वो दिक्कत क्या है कि इस फोन का जो टॉप है वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है, और गर्म होने बाद तो इस फोन का बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि 144 हर्ट्ज जो हाई डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है उसके गर्म होने में। तो वो जब गर्म हो जाता है तो स्मार्टफोन 60 हर्ट्ज पे उसको लॉक कर देता है, 144 तक जाने नहीं देता जब तक वो ठंडा नहीं होगा, और तब तक एक्सपीरियंस एकदम ऐसे स्लो सा लगने लगता है। अब जैसे मान लो आप पूरे दिन 144 पे चला रहे हो, अचानक से फोन गर्म होकर 60 पे चला जाए तो आपको दिल में दर्द नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और जब ऐसा होता है तो फिर यार लगता है यार क्या है यार, पैसे बर्बाद हो गए, ऐसी हल्की फुल्की ऐसी फीलिंग आ जाती है यार, हो जाता है यार। तो ठीक है, ये मतलब ये एक ऐसा इशू है कि अगर आप गेमिंग करने वाले व्यक्ति हैं तो मैं कहूँगा कि यार थोड़ा बहुत अवॉइड कर लो इस फोन को। इसकी कूलिंग उतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अगर आप हार्ड कोर वाली गेमिंग कर रहे हो तो आपको ये फ़ोन गर्म होता हुआ महसूस होगा, और शायद से ग्लास बैक और ग्लास फ्रंट होने की वजह से और ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। वहीं अगर कोई और मटेरियल का बैक होता तो शायद हीट अच्छे से और डिसिपेट हो जाता। आइए बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.1 दे रखा है, NFC दे रखा है, वाईफाई डुअल बैंड का सपोर्ट है, Vio वाईफाई का सपोर्ट है, Vio LTE का सपोर्ट है, 4G प्लस का सपोर्ट है। LTE प्लस पे बहुत ही गजब वाली डाउनलोड स्पीड्स आती है। 5G फोन है, इंडिया में भारत में 5G के सिग्नल अभी आए नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4G पे भी बहुत ही अच्छी स्पीड्स मिलेंगी इस पे, क्योंकि क्वालकॉम का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट 5G मॉडेम इसमें है जिसमें 4G की स्पीड्स अच्छी आती है। और उसके अलावा कनेक्टिविटी के मामले में इसमें इंफ्रारेड पोर्ट दे रखा है। तो Xiaomi के मी रिमोट एप्लीकेशन से आप बहुत सारे अपने अप्लायंसेस को चेंज वेंज कर सकते हैं, मतलब उसके AC को कंट्रोल कर सकते हैं आप, उससे TV को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं इससे। बट यहाँ पे जो एक चीज़ मिसिंग है वो है FM रेडियो। FM रेडियो इस फोन पे सरप्राइजिंगली नहीं है। अब पता नहीं इस जमाने में तो कौन ही यूज़ करता होगा, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, इनका जमाना आ गया है, और एप्पल म्यूजिक भी चल रखा है, यूट्यूब म्यूजिक भी चल रखा है, इतनी सर्विसेज चल रही है आजकल, तो FM रेडियो भाई कौन ही सुनेगा। तो फिर भी अगर आप FM रेडियो के दीवाने हैं तो आपको थोड़ा दर्द होगा कि FM रेडियो यहाँ पे नहीं है। पता नहीं यार, FM रेडियो तो भाई सुने हुए भी मेरे को जमाना हो गया। आइए बात करते हैं ऑडियो के बारे में। ऑडियो इसके अंदर काफी हद तक बढ़िया है। स्टीरियो स्पीकर सेटअप इसमें दे रखा है, मैक्स वॉल्यूम काफी हद तक सही है, ऑडियो क्वालिटी मुझे काफी हद तक सही लगी। इसके अंदर 3.5 जैक तो है नहीं, बट इसके अंदर फिर भी 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज के हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट है। तो अगर आपके पास अच्छे वाले USB-C वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स हो तो मजा आएगा उस पर सुनने में। और एक बड़े वाली दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे होंगे तो पता नहीं समहाउ माइक्रोफोन की क्वालिटी बहुत बेकार हो जा रही है। जैसे नॉर्मल कॉलिंग में या अन्य किसी ऐप्स में या थर्ड पार्टी ऐप्स में रिकॉर्ड करने में माइक्रोफोन क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे डॉल्बी का एक एप्लीकेशन होता है डॉल्बी ऑन करके, डॉल्बी ऑन से आप एकदम छतफाड़ रिकॉर्डिंग निकाल लोगे ऑडियो की। और वहीं अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो किसी को तो सरप्राइजिंगली वीडियो कॉलिंग में माइक्रोफोन सही से पता नहीं स्विच नहीं कर पा रहा है, नॉइस कैंसिलेशन ठीक से नहीं हो रही है, तो ऑडियो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सॉफ्टवेयर एरर है, क्योंकि हार्डवेयर तो इसमें नेक्स्ट लेवल का है। तो ये जो सॉफ्टवेयर एरर है इसको Xiaomi को फिक्स करने की जरूरत है, और एक बार ये फिक्स हो जाता है तो
जिंदगी का मजा तो तब आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये फोन हैंडी नहीं है, बड़ा सा फोन है, क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, और ये जो बैटरी है ये बहुत ही अच्छी आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है, और आराम से 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस पर मिल जाएगा हैवी यूसेज के साथ भी। लेकिन अगर आप मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गेम कर रहे हैं, तो वो आप ऑटोमेटिक या स्मार्टफोन गर्म होता है गेम करते वक्त, तो भी आपको 5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है बहुत हैवी गेमिंग के बाद भी। लेकिन फिर वो फ़ोन गर्म हो जाता है और एक्सपीरियंस यार वो यूजेबल नहीं रहता, तो मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मली यूज़ करने वाले बंदे के लिए बहुत वेल एंड गुड, उसके लिए बहुत मस्त चलेगी बैटरी लाइफ जो है, और आराम से 1 डे बैटरी लाइफ प्लस है इसमें, अगर आप कैसे भी तरह के यूज़र हैं तो ही। ये सपोर्ट करता है 33 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब आइए बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली चीज़ है इस फोन पे, जिसकी वजह से पीछे से भी काफ़ी बड़ा सा हो गया है, वो है इसका 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बम पार्क है, इतना ज़्यादा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कैमरा सेंसर है 108 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर वाला। ये सैमसंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया HMX सेंसर है। 0.8 माइक्रोमीटर इसमें पिक्सल साइज है, बट क्योंकि ये 4:1 पिक्सल विनिंग कर रहा होता है, तो इसमें 1.6 माइक्रोमीटर का फाइनल पिक्सल साइज आता है, जिसकी वजह से नाइट मोड वगैरह तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आता है इसमें। और ये सपोर्ट है इस मेन सेंसर में फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी है। 13 मेगापिक्सल का एक f2.4 अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यहाँ पे दे रखा है, और एक 5 मेगापिक्सल का f2.4 मैक्रो सेंसर भी दे रखा है। ऑनेस्टली यार मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सब 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देने के बजाय अगर कंपनी एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर देती तो सोने पे सुहागा हो जाता है, मजा आता है जिंदगी का। देख 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यार कौन मतलब इतना नहीं यूज़ करते हम लोग, इतने मैक्रो शॉट्स कोई नहीं ले रहा, इतना सुंदर वातावरण है ही नहीं यार हमारा, इतना सा सेटअप बनाने के लिए आंसू आ जाते हैं भाई, कहाँ से सुंदरता लाए, घर में बंद बंद दुखी हो गया बंदा, फूल पत्ते भी नहीं देखे इतने टाइम से। तो मतलब एक बात बता रहा हूँ कि 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर यूज़ नहीं होता, बट अगर यहाँ पे एक 20x वाला टेलीफोटो होता तो मैं पड़ोस में ताक झाँक तो कर पाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और इसके अलावा इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग 8K तक की है, बहुत ही सही, बहुत ही ज़्यादा शार्प। 108 मेगापिक्सल पूरी तरीके से लेवरेज होता है वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त, बिल्कुल ही स्टेबल OIS की मदद से, और वीडियो रिकॉर्डिंग से मैं बिल्कुल संतुष्ट था। अच्छी क्वालिटी की 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है। डेफिनेटली उस लेवल का कलर रेंज नहीं है जो आपको लेटेस्ट आईफोन्स वगैरह में मिलता है, डॉल्बी विजन वाली वीडियो वैसे टाइप का नहीं है, बट स्टिल 8K की शार्पनेस नेक्स्ट लेवल की है। अगर इस सेंसर को अच्छी लाइट दो तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेता है। एक्सट्रीमली लो लाइट में भी अगर आप 4K में शूट करोगे तो अच्छी खासी वीडियो मिल जाएगी, बट अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है उससे शूट की गई 4K वीडियो बहुत ही सॉफ्ट लगती है, ग्रेनी लगती है देखने में। इवन स्मार्टफोन की डिस्प्ले तक पे बहुत ही ग्रेनी लगती है। अगर आप उसको बड़े डिस्प्ले पे लगा के देखेंगे वहां पे तो आपका एक्सपीरियंस ही एकदम रद्दी सा हो जाएगा। तो वो एक मेरे को इसकी थोड़ी सी कमी लगी। इमेजेस की अगर मैं बात करूँ, इमेजेस काफी हद तक कंसिस्टेंट थी, कलर्स काफी हद तक ठीक थे, और अगर कलर्स आपको वैसे भी बेकार लग रहे हैं तो उसके लिए और एक बहुत ही बड़े वाला उपाय होता है, क्योंकि एक स्नैपड्रैगन वाला फोन है तो यहाँ पे Gcam पोर्ट इसका बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया वाला, और वो शायद से इसके 108 मेगापिक्सल के सेंसर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो इसमें जो फ्यूचर प्रॉमिस है Gcam की मदद से वो बहुत ज्यादा है, तो वो डाल के आप इसकी पूरी पावर को लेवरेज कर पाएंगे। इसमें आप स्लो मोशन वीडियोस भी शूट कर सकते हैं फुल HD वीडियो पे 120 FPS पे, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है। बट इसमें वो हाई रिफ्रेश रेट वाला स्लो मोशन वीडियो नहीं है जो शायद इसका सेंसर कैपेबल होता करने के लिए, बट वो सॉफ्टवेयर साइड पे शायद नहीं दे रखा, मे भी शायद कभी बाद में डाल दिया जाए। जो फ्रंट कैमरा है उसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, f2.2 अपर्चर का, 0.8 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज वाला। ये सिर्फ 1080p वीडियो तक शूट करता है। इमेज क्वालिटी तो ठीक ठाक थी इसमें, बट वीडियोस में डायनामिक रेंज इसका सही नहीं था। वीडियोस में मतलब स्ट्रगल कर रहा था, अगर बैकलाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो वो उतना अच्छी क्वालिटी की वीडियो फ्रंट कैमरा नहीं ले पा रहा था। एज अपोज टू यार बैक पे 108 MP और उससे सीधे 20 पे जंप मारे बंदा, तो मजा थोड़ा डाउन हो जाता है। स्पेशली f2.2 अपर्चर उतना बड़ा अपर्चर नहीं है, तो कम लाइट कैप्चर कर रहा होता तो वो फील नहीं आ रही होती। f2.0 या f1.8 टाइप का अगर अपर्चर होता फ्रंट कैमरा में तो और ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाता और अच्छी डिटेल्स आती। बट एक चीज इन्होंने अच्छी है करी है, फ्रंट कैमरा में भी 720p पे आप 120 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलो यार फ्रंट कैमरा से भी स्लो मोशन वीडियो बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आदित्य भाई ने तो सब कुछ बता दिया यार, दिक्कत तो कोई बता नहीं रहा है बंदा, पैसा खाया। नहीं भैया, पैसा नहीं खाया है। एक बहुत ही बड़े वाला इशू है यहाँ पे। वो बड़े वाला इशू ये है कि जैसे एक फोन होता है,
फोन का एक प्लेन ऑफ फोकस होता है। प्लेन ऑफ फोकस यानी कि वो कहाँ कहाँ तक फोकस कर सकता है। अब जैसे ये रहा कैमरा सेंसर और अगर ये रहा हाथ, तो हो सकता है कि ये फोन यहाँ तक फोकस कर पा रहा हो सकता है कोई और फोन इतने मिनिमम डिस्टेंस पे फोकस करता हो सकता है कोई और फोन इतने मिनिमम डिस्टेंस पे फोकस करता हो। और उसी चीज़ के लिए लोग मैक्रो सेंसर भी लेते हैं। और यहाँ पे एक जो बड़ी वाली दिक्कत है वो ये है कि जो 108 MP का प्राइमरी कैमरा, उसका जो फील्ड ऑफ फोकस है वो बहुत ही कमजोर है। मतलब ऐसा सीन हो जाएगा कि अगर आप QR कोड को स्कैन कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोन निकाला, कहीं पे करने के लिए मेरे को QR कोड स्कैन करना है, तो ये रहा QR कोड और ये रहा फोन, वो पकड़ेगा नहीं, मुझे दूर जाना पड़ेगा ताकि वो फोन डिटेक्ट कर पाए वो QR कोड कैसा है। क्यों? क्योंकि उसका प्लेन ऑफ फोकस बहुत छोटा सा है, वो कुछ ही छोटे लिमिटेड एरिया पे फोकस कर सकता है, स्पेशली अगर सब्जेक्ट पास में हो। अगर सब्जेक्ट दूर होगा या एकदम आप लैंडस्केप शॉट ले रहे होंगे तो बहुत अच्छे से लेगा, लेकिन जैसे ही कोई आप क्लोजअप शॉट लेंगे 108 MP वाले कैमरा से, साइड्स पूरी पूरी ब्लर हो जाएंगी, सिर्फ बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा फोकस मेंटेन होगा। वो चीज़ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टाइप की चीज़ है। एंड वो यार थोड़ा ऑप्टिक्स का भी खेल हो जाता है कि अगर आप उतने छोटे साइज वाले सेंसर के अंदर आप 1.7 अपर्चर दे रहे हो तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ब्लर तो आएगा ही आएगा। ये जो स्मार्टफोन है कॉस्मिक ब्लैक, लूनर सिल्वर और ऑरोरा ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा। सारे रंग बढ़िया लगते हैं देखने में, लूनर सिल्वर की बात थोड़ी अलग है। और एक और बहुत ही बड़ी बात इस स्मार्टफोन के बिल्ड और डिजाइन से रिलेटेड वो ये कि भाई बहुत ही तेजी से स्मजेस लग जाते हैं बैक पे। इतनी ग्लॉसी बैक है, इतनी तेजी से फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेस और स्मजेस पकड़ती है कि बंदा पूरे टाइम उसको साफ ही करता रहेगा। ये वीडियो शूट करते वक्त कम से कम एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके चल रहा था, हर 2 शॉट लेने के बाद मैं उसको साफ कर रहा था, तो वो बहुत सरदर्दी करने वाली चीज है। अब आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो कि अंदरूनी चीज होती है जो आपके पूरे एक्सपीरियंस को डिफाइन करती है। यह आता है लेटेस्ट वर्जन MIUI 12 के साथ, जो कि Android 11 पे बेस्ड है। MIUI 12 अभी भी थोड़ा रफ है एजिस पे और अभी भी उसको थोड़े बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है। मुझे पर्सनली काफी हद तक सही लगा और स्टॉक एंड्रॉइड वाला मजा तो नहीं आता। पिक्सल 4a चला के यहाँ पे आने में वो उतना मजा नहीं आ रहा, बट स्टिल काफी हद तक रिफाइनमेंट्स है। और कई कई जगहों पे जैसे सेटिंग्स मेन्यू वगैरह में जाओ तो ऐसा लगता है कि सैमसंग के One UI को एकदम उन्होंने कॉपी पेस्ट करके छाप दिया कि एक डिजाइनर बैठा कह रहा यार One UI में बढ़िया लग रहा है, बड़ा बड़ा है सब कुछ, कॉपी पेस्ट मार दो। Xiaomi अब एक अंडरडॉग नहीं रहा है यार, एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। और इतनी बड़ी कंपनी बनने के बाद अगर आप किसी का डायरेक्ट UI कॉपी कर लेते हो तो देखने में अच्छा नहीं लगता, कंपनी की भी इज्जत डाउन होती है और समाज में नाम खराब होता है, जो कि हो ही रहा है। कुछ कुछ मामलों में बहुत अलग करा है, जो उनके वॉलपेपर्स वगैरह नए आए हैं डायनामिक स्टाइल वाले जो MIUI 12 में, वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल फील बहुत ही अच्छी है और MIUI 12 में कुछ कुछ चीज़ें एकदम ही यूनिक लेवल की है। एज सच यूज़र एक्सपीरियंस पे तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कहीं और वो चीज़ थी और अच्छी थी, आपको भी पसंद आई, आपको भी लगा ये चीज़ बेस्ट है तो आपने वो कॉपी कर दी। बट ये होता है कि थोड़ा मतलब परसेप्शन थोड़ा खराब हो जाता है जनता का। वैसे एज सच कोई उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाली चीज़ है उसकी वजह से UI में कहीं कहीं पे दिक्कतें आती है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहीं कहीं पे रिफ्रेश रेट अचानक से स्लो होता है, जैसे कैमरा ऐप वगैरह में, और फिर आप जैसे ही बाहर आओगे तो सीधे 144 पे वो जंप मारने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे आपको स्टटर सा हल्का सा महसूस होगा। ये सब चीज़ें उसमें थोड़ी सी फिक्सिंग की जरूरत है। अन्यथा MIUI 12 एक काफ़ी हद तक वो एक स्टेबल रिलीज बन चुकी है और उसमें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है और शायद फिर वो परफेक्ट हो जाएगा। अब फाइनल एक रन डाउन करते हैं प्रोज और कॉन्स का और इसका कि ये फोन किसको लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको लॉन्ग टर्म तक वीडियोस कंज्यूम करनी है तो आपके लिए काफी हद तक सही हो सकता है, बट अगर आपको अंधेरे में वीडियो देखनी है तो आपके लिए उतना बढ़िया नहीं होगा, उसमें एमोलेड में ही मजा ज्यादा आता है। और उसके अलावा गेमिंग करनी है लॉन्ग टर्म, तो गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये फोन, बिकॉज थोड़ा बहुत यार गर्म हो रहा है ये अभी। मे बी सॉफ्टवेयर साइड से ये चीजें फिक्स हो सकती हूँ अपडेट्स वगैरह से, बट अभी उतनी उम्मीदें नहीं है मुझे। और उसके अलावा यार ये फ़ोन उतना ज़्यादा हैंडी नहीं है, बड़े वाला फ़ोन है, तो अगर आपको बड़े वाले फ़ोन से दिक्कत नहीं होती, आपको सही लगता है तो आप लीजिए। हैंडी फ़ोन लेना चाहते हो तो मार्केट में अन्य ऑप्शंस हैं सस्ते दामों पे और वो आप चूज़ कर सकते हैं। फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने के बावजूद यहाँ पे IP68 प्रोटेक्शन नहीं है, जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट वाली प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको पहले बता चुका PWM वाले और DC डिमिंग वाले डिस्प्ले टाइप्स के बीच में तो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को सर दर्द हो जाए फ़ोन यूज़ करके। और उसके अलावा मतलब कहीं कहीं छोटी छोटी खामियां जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रोज भी काफ़ी सारे हैं कि जैसे आपको कितना अच्छा सेंसर मिल रहा है इतने सही वाजिब दाम पे, कितना फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर मिल रहा है इतने सही वाजिब दाम पे। अगर आपको MIUI का एक्सपीरियंस पसंद है तो भाई आंख मूंद के लेने वाली चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इस प्राइस रेंज पे वो जाएंगे या तो फिर थोड़ा पैसा कम करके Google Pixel 4a लेना चाहेंगे, या तो फिर OnePlus 8 की तरफ चले जाएंगे जो अब कैशबैक वगैरह के साथ 37,000 के करीब पे मिल जाता है। और ये मतलब ये तो 40 के करीब पहुंच ही रहा है। और अगर मुझे Xiaomi का ही फ़ोन चलाना होता तो मैं आज भी लोगों को आंख मूंद के बोलता हूँ Redmi K20
20 प्रो ले लो, मस्त उसमें कोई कस्टम रोम डालो या फिर उसमें जी कैम डालो, दबा दब चलाओ। वो फोन आज भी बहुत ही जेन्युइन है और वो अपने समय से बहुत आगे था। मेरे मायने में तो शायद से वही पोको F1 का ट्रू सक्सेसर था। ये फोन सही है, मी 10 लाइनअप को ये आगे बढ़ा रहा है, एडवांस कर रहा है, कई कई मामलों में अच्छा है, बट कहीं कहीं पे Xiaomi ने कॉम्प्रोमाइज किया जो कि दिखता भी है। और 39,999 की प्राइसिंग इस फोन के लिए ठीक है, बट थोड़ा और कम होता तो एकदम ऑनेस्ट प्राइसिंग हो जाती, जैसे कि मन्नू भैया कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो कोने में एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।